हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राज कौशल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक की। जैसा कि सामने हेडिंग पड़ी हुई है, प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तन की। इसमें हम लोग प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे। यानी हमारी पृथ्वी पर जो प्लेटें होती हैं उनका प्लेटों का कैसे मूवमेंट होता है, क्यों होता है, प्लेटें कितनी होती हैं, कौन सी प्लेटें छोटी हैं, कौन सी बड़ी हैं। यानी इन सब बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। जब प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या होता है, कैसे इसके मार्जिन यानी किनारे बनते हैं, हम सब बताएंगे आपको। ठीक है, डिटेल में बात कर रहे हैं। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक है, प्लेट टेक्टोनिक में अगर हम बात करें प्लेटों की, और आपको याद है इस टॉपिक के पहले हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था। ठीक है, पूरी क्लास में यही डिस्कस हुआ था कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन से मंडल हैं, कितने किलोमीटर की दूरी में गहराई में कौन सा मंडल है, किस मंडल में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, इन्हीं सब बारे में बहुत डिस्कस हुआ था। ठीक है, कहां पर कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ऊपर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान कब घटता है कब बढ़ता है, ये सब बात हम लोग कल कर चुके हैं। तो आज हम लोग उसके अगले वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तन की। और इसमें कई सारे वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। यानी ज्योग्राफी के अंदर जो वैज्ञानिक होते हैं उनको हम भूगोल वेत्ता या भूगोल शास्त्री कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम एस्ट्रोफिजिसिस्ट या ज्योग्राफर भी कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर अगर हम प्लेटों के बारे में बात करें तो जो पृथ्वी पर प्लेटें होती हैं, इन प्लेटों में कुछ ऐसी प्लेटें होती हैं जो छोटी होती हैं। यानी छोटी प्लेटें, छोटी प्लेटें, छोटी प्लेट। और जो छोटी प्लेटें होती हैं इनकी संख्या होती है 20। वहीं पर जो बड़ी प्लेटें होती हैं, बड़ी प्लेटें, बड़ी प्लेटें, बड़ी प्लेटों की संख्या होती है 7। दोस्तों, इन्हीं 7 बड़ी प्लेटों पर 7 कॉन्टिनेंट बसे होते हैं। कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप से है। महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं हमारी पूरी अर्थ पर। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है। और 7 कॉन्टिनेंट आप जानते ही हो, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यही सब है। तो जानते ही हो, तो उसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, इन्हीं 7 कॉन्टिनेंट की जो प्लेटें हैं वो कौन सी हैं, बड़ी वाली प्लेटें। और जो बड़ी वाली प्लेटें होती हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो। और जो छोटी प्लेटें होती हैं इसको हम लोग माइक्रो कहते हैं। माइक्रो माने छोटा, जैसे माइक्रोवेव। ठीक, माइक्रो सर्जरी ऐसे। माइक्रो माने छोटी प्लेटें, माइक्रो प्लेट्स यानी छोटी प्लेटें, और माइक्रो प्लेट्स यानी बड़ी प्लेटें। बड़ी प्लेटों की संख्या 7, छोटी प्लेटों की संख्या 20। और अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स, कुल प्लेटों की संख्या की, कुल प्लेटें, टोटल, टोटल प्लेट्स, टोटल यानी कुल, कुल प्लेटों की संख्या 20 और 7 27। यानी जो 27 प्लेटें होती हैं ये हमारी पूरी पृथ्वी पर मौजूद हैं। कुल 27 ही प्लेटें हैं। और इन 27 में 20 छोटी हो गई और 7 बड़ी हो गई। पूरी हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर याद रखिएगा 27 प्लेटें हैं। इन प्लेटों के बारे में जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था कि जैसे ये पृथ्वी की बाहरी सतह है और इस बाहरी सतह के नीचे एक और मंडल है जिसे हम लोगों ने एस्थेनोस्फीयर नाम दिया था। इसी में यहां पर प्लेटें हैं, ये प्लेटें हैं। और ये जो मंडल है इस मंडल को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, और क्रस्ट को हिंदी में भू परपट्टी कहते हैं। और ये वाला पहला मंडल है, ये प्लेट्स, इनको हम कहेंगे प्लेट। ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट है, ये सारी प्लेटें हैं। और इन प्लेटों के नीचे यहां पर ये मैग्मा है, ये मैग्मा भरा है। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये मैग्मा है, ये सब मैग्मा है, इसका नाम है मैग्मा।
और मैग्मा को हिंदी में भी हम लोग मैग्मा ही कहते हैं। तो जब हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करती है, रोटेट करती है, इसी के रोटेशन की वजह से ये सेमी लिक्विड कंडीशन में मैग्मा भरा हुआ है। इसका टेम्परेचर 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस है। और जब हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, इसी रोटेशन की वजह से और इसके सेमी लिक्विड कंडीशन में होने की वजह से प्लेटों का भी मूवमेंट शुरू होता है और प्लेटें घूमने लगती हैं, ठीक है, फिसलने लगती हैं इसके ऊपर, ऐसे समझ सकते हैं आप। और इस मंडल को नाम दिया गया था एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर को हिंदी में दुर्बल मंडल कहते हैं। दुर्बल मंडल, ये दुर्बल मंडल है, एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल। तो ये दुर्बल मंडल है। इसी दुर्बल मंडल की जो कंडीशन है वो सेमी लिक्विड है, यानी अर्ध तरल अर्ध ठोस अवस्था में ये मंडल मौजूद है। इसी को हम कहते हैं मैग्मा वाला स्थान, यानी मैग्मा वाला मंडल। इस मैग्मा का टेम्परेचर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, 1000 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक है। इसके ऊपर ये जो प्लेटें हैं, प्लेटें फिसल रही हैं। अब जब प्लेटें फिसलेंगी तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई प्लेट है, जैसे हम एक प्लेट बना लेते हैं, यहां पे ये एक प्लेट है, और इस प्लेट के दो किनारे होते हैं। हर एक प्लेट के दो किनारे यानी साइड यानी मार्जिन होते हैं। तो ये जो प्लेट है इसके सपोज दैट दो मार्जिन है। एक मार्जिन ये वाला है, ये वाला हिस्सा, ये इसका एक मार्जिन है, एक किनारा है, ठीक है। और इसका एक मार्जिन ये वाला है। मार्जिन का मतलब किनारा, साइड, साइड जिसको बोलते हो आप। ये इसकी ये वाला मतलब ये वाला, ये मार्जिन और इसका एक ये मार्जिन। किसी भी प्लेट के दो किनारे, जैसे ये मार्कर पेन है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ऐसे ही। जैसे अगर मैग्नेट ले लें तो मैग्नेट में भी देखो स्टिक हो तो उसमें एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, वैसे ही किसी भी एक प्लेट के दो साइड यानी किनारे होते हैं। तो इस साइड के बारे में भी रीड करने वाले वैज्ञानिक हैं। इसी क्रम में दो वैज्ञानिक आते हैं। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मिस्टर हैरी हेस। हैरी हेस, इनका नाम था हैरी हेस। तो ये नंबर 1 पे आएंगे। हैरी हेस ने क्या किया? हैरी हेस ने प्लेटों के किनारों पर जो परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो इफेक्ट या डिफेक्ट होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया। किसने किया? हैरी हेस ने किया। एक दूसरे खगोल शास्त्री आते हैं, उनका नाम है नंबर 2, उनका नाम है मिस्टर मॉर्गन। मॉर्गन, हैरी हेस ने प्लेटों के किनारों पर जो परिवर्तन हो रहा है उसको रीड किया। यानी हैरी हेस ने, कैसे लिखेंगे? हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक में प्लेटों के किनारों पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया। हैरी हेस ने कर लिया ये किनारों का अध्ययन। मॉर्गन ने क्या किया? मॉर्गन ने इस पूरे सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से एक्सप्लेन कर दिया, साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर दिया, यानी वैज्ञानिक रूप से इसकी व्याख्या कर डाली। और जब वैज्ञानिक रूप से व्याख्या कर डाली, यानी प्लेट टेक्टोनिक हमारे लिए और भी ज्यादा समझदार, समझने के लिए हो गया कि हम इसको कैसे समझें, कैसे एक्सप्लेन करें। इतना समझ में आया? आगे हम लोग बात करते हैं। यानी हमारी पृथ्वी पर 27 कुल प्लेटें हैं, जिनमें 7 बड़ी प्लेटें हैं, जिन 7 बड़ी प्लेटों पर महाद्वीप हैं, 20 छोटी प्लेटें हैं। दोस्तों, जो 7 महाद्वीप हमने आपको बताए, ये 7 हैं, लेकिन अभी एक और 8वां महाद्वीप अस्तित्व में भी आया है। 8वां महाद्वीप, यानी 8वें महाद्वीप के बारे में हम अगर बात करें तो उसका नाम है जीलैंडिया। जीलैंडिया इसका नाम है, जीलैंडिया। ये जीलैंडिया जो है ये एर्थ कॉन्टिनेंट के रूप में फेमस हो रहा है। एर्थ कॉन्टिनेंट,
यानी आठवें महाद्वीप के रूप में इसको बहुत ख्याति मिल रही, बहुत प्रसिद्ध हो रहा है आठवें महाद्वीप के रूप में। है सात, आठवें के रूप में फेमस हो रहा है, इसका मतलब अभी इसको डिसाइड नहीं किया गया, अभी इसको खाली ऑब्जर्वेशन पे रखा गया है। जो आठवां महाद्वीप ये बनाया जा सोचा जा रहा है कि आठवें महाद्वीप के रूप में हम इसको मानेंगे, कैलकुलेट करेंगे बाद में। अब इसके बारे में भी समझ लीजिए है कहाँ, आप सोच रहे हो कहाँ पे है, कब खोजा गया। तो दोस्तों ये लॉकडाउन के आसपास की बात है, लॉकडाउन में भी जब खत्म हो रहा था उसके उसी बीच में खोजा गया है, ढूंढा गया है। इसकी जो लोकेशन है वो न्यूजीलैंड के नीचे है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट में है। न्यूजीलैंड के नीचे पानी में खोजा गया है। इस जीलैंडिया का जो एरिया है, इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर है। और इस 50 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका 6%, 6% पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर है, 6% पानी के ऊपर है। अब 6% हुआ, 100% अपने आप में ये है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। तो जो मैथ्स होती है, मैथ्स के हिसाब से चलेंगे तो इस 50 लाख का 6% जो होगा वो पानी के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, यानी सीन पार्ट है। लेकिन इसी का अनसीन पार्ट भी कुछ है, टोटल पानी के ऊपर नहीं है। अगर पूरा पानी के ऊपर होता तो हम इसको आठवां महाद्वीप मान चुके होते, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसका 94% हिस्सा पानी में डूबा है, पानी में डूबा है।
हेलो दोस्तों, आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक। सॉरी, बीच में वॉइस चली गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी। अभी ठीक है? ओके। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर जब प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे मान लीजिए ये भारी प्लेट है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, एक भारी प्लेट है, एक हल्की ये वाली प्लेट है, ये भारी प्लेट है, इसने मार्कर पकड़े हैं, ये भारी है, ये हल्की है। और जब दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं, ये प्लेट मान लीजिए एक हल्की है, एक भारी है, और जब दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो जो भारी प्लेट होती है वो नीचे आती है, हल्की प्लेट ऊपर जाती है। भारी वाली प्लेट नीचे आएगी, दोनों टकराएंगी, भारी वाली नीचे आएगी, हल्की वाली ऊपर जाएगी। और जैसे ही भारी प्लेट नीचे आएगी तो नीचे है मैग्मा यानी दुर्बल मंडल, एस्थेनोस्फीयर है, मैग्मा है, 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, मैग्मा की टेम्परेचर अधिक होने की वजह से ये भारी प्लेट मेल्ट होने लगेगी, पिघलने लगेगी। और जब पिघलेगी तो मैग्मा बढ़ेगा, और जब मैग्मा बढ़ेगा तो जो हल्की प्लेट जो ऊपर आई थी, बड़ी वाली प्लेट तो पिघल पिघल कर छोटी हो रही है और हल्की हो रही है, और जो हल्की वाली प्लेट ऊपर आई थी उसके एक सिरे पर मैग्मा चिपकता जाएगा, नीचे वाले हिस्से पे चिपकता जाएगा। और चिपकने की वजह से वो जो हल्की वाली प्लेट थी वो बड़ी और भारी हो जाएगी, और जो भारी प्लेट थी और बड़ी प्लेट थी वो पिघल पिघल कर छोटी हो जाएगी। यानी यहां पर जो बड़ी प्लेट थी वो छोटी हो रही है और छोटी वाली प्लेट बड़ी हो रही है। जो हल्की थी वो भारी हो रही है, और जो पहले से भारी थी वो पिघल पिघल कर मैग्मा के पिघलने की वजह से छोटी हो रही है। यानी अब ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि छोटी वाली भारी और भारी वाली छोटी हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेट थी और इस प्लेट में एक किनारे पर मैग्मा चिपकता जा रहा है, और जब मैग्मा चिपकेगा तो मान लीजिए यहां पर कुछ ऐसे 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 मैग्मा ये चिपक रहा है, और इस मैग्मा के चिपकने की वजह से ये प्लेट कुछ बड़ी हो रही। अभी तक इतनी बड़ी प्लेट थी, अब ये टोटल इतनी बड़ी हो गई है, ये प्लेट की लंबाई हो गई है। ये प्लेट बढ़ी यानी एक साइड पर कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसीलिए हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव मार्जिन यानी रचनात्मक किनारे। रचना यानी निर्माण कार्य हो रहा है, निर्माण हो रहा है। एक का निर्माण बिगड़ रहा है जो पिघल रही है, और एक का निर्माण जारी है, निर्माण हो रहा है यानी वो प्लेट बड़ी हो रही है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है। जो दूसरी कंडीशन होती है वो होती है नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव मार्जिन। कंजर्वेटिव मार्जिन हिंदी में हम लोग कहते हैं संरक्षी किनारे, संरक्षी, संरक्षी किनारे। संरक्षी का मतलब होता है संरक्षण से, संरक्षी माने संरक्षण। संरक्षण कैसे होगा, जैसे मान लीजिए पहली कंडीशन हम यहां बना दे रहे हैं। जैसे पहली कंडीशन, एक प्लेट जा रही है और जिधर एक पहली वाली प्लेट जा रही है उधर ही दूसरी प्लेट जा रही है, एक प्लेट को दूसरी प्लेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कंडीशन, एक प्लेट मान लेते हैं ये है, दूसरी प्लेट उसी के पैरेलल है, समानांतर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तीसरी कंडीशन, एक प्लेट जिधर जा रही है उसी के पैरेलल यानी समानांतर दूसरी प्लेट है, एक जिधर जा रही है दूसरी उसके अपोजिट जा रही है। देखिए पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, ये क्या है, ये सब संरक्षण है। एक प्लेट को दूसरी प्लेट से यानी प्लेट ए को प्लेट बी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बी को ए से है ना ए प्लेट को बी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी एक प्लेट दूसरी प्लेट को कोई परेशानी नहीं दे रही है, यानी ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है जिसमें दूसरी प्लेट को कोई नुकसान हो, ठीक है, या पहली प्लेट को दूसरी प्लेट से कोई नुकसान हो। तो ये कंडीशन जो है ये सब संरक्षण को दिखाती है, ये सब संरक्षी किनारे हैं यानी कंजर्वेटिव मार्जिन है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी प्लेट की, तीसरी कंडीशन। तीसरी दोस्तों कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। ये है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, यानी हिंदी में हम कहेंगे विनाशात्मक किनारे। विनाशात्मक मार्जिन माने किनारे। अब विनाश कैसे होगा, विनाश भी देख लीजिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है
और दूसरी प्लेट ये, और दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने चली आ रही। ये अब इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों प्लेटें जब आमने सामने आ रही हैं और दोनों की स्पीड अच्छी खासी है, तो क्या होगा, इस वाली प्लेट मान लो ए प्लेट है और ये प्लेट बी है। अब ए और बी प्लेटें क्या होंगी, टकराएंगी आपस में। तो ये वाला जो इसका मार्जिन है, इसका ये जो मार्जिन है, मार्जिन यानी किनारा जो है, ये दोनों इफेक्टेड होंगे, आपस में हिट करेंगे तो डिफेक्ट भी आ जाएगा। प्लेटों के किनारे पर इफेक्ट या डिफेक्ट होगा और दोनों प्लेटें आपस में हिट करेंगी, इसीलिए प्लेटों के किनारों पर प्रॉब्लम आएगी, प्लेटों के किनारे रैप्चर होंगे। जैसे आप सपोज करिए दो वाहन आमने सामने आ रहे हों और दोनों की जोरदार स्पीड में टक्कर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या होगा, विनाश होगा। इसी से हम कहेंगे विनाशात्मक किनारे हो गए हैं। यहीं पर विनाश होगा तो सवाल भी बनेंगे। सवाल कैसे बनेंगे, सवाल भी तीन प्रकार से बनते हैं। जैसे जब विनाश होता है तो इसमें भी तीन प्रकार से विनाश होता है। दो प्लेटें टकरा रही हो, दो प्लेटें कौन सी, एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय ही प्लेट हमारे पास है। तो कंडीशन हो सकती है कि एक महासागरीय प्लेट और एक महाद्वीपीय, ये महासागरीय, इन दोनों की आपस में टक्कर हो। मतलब एक प्लेट महासागर वाली हो, दूसरी प्लेट महाद्वीप वाली हो, इनकी आपस में टक्कर हो जाए। दूसरी कंडीशन, दोनों ही प्लेटें महाद्वीपीय हों, यानी एक महाद्वीपीय प्लेट दूसरी महाद्वीपीय प्लेट से टकरा जाए। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों ही प्लेटें महासागरीय हों, यानी दोनों या तो महासागर वाली प्लेटें हों, महासागर महासागर से टकराएं, या महाद्वीप महाद्वीप से टकराएं, या एक महासागर एक महाद्वीपीय प्लेट से टकराएं। ऐसी कंडीशन बन सकती है। तो इन्हीं हम तीन कंडीशनों के बारे में जान सकते हैं। जैसे पहले हम लोग टक्कर करवाएंगे एक महासागर की एक महाद्वीप से, यानी एक महासागरीय प्लेट और दूसरी महाद्वीपीय प्लेट से टक्कर कराएंगे। तो हम टक्कर करवा रहे हैं, देखिए ध्यान से, यानी ओशनिक प्लेट, ओशन माने महासागरीय, महासागरीय प्लेट। तो पहली तो महासागरीय हो गई, और दूसरी प्लेट जो है, दूसरी प्लेट महाद्वीप वाली है। एक महासागर वाली है और दूसरी कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी महाद्वीपीय। महाद्वीपीय प्लेट, एक महाद्वीपीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट से आपस में टक्कर करवा रही, यानी वर्सेस। जैसे क्रिकेट टीम देखा होगा, एक क्रिकेट टीम वर्सेस दूसरी टीम, यानी एक प्लेट की दूसरी प्लेट से टक्कर हो रही है। ठीक है, अब देखिए जब दोनों प्लेटों की आपस में टक्कर होती है तो यहां पर जैसे हम बना लेते हैं, कॉन्टिनेंट बना लेते हैं। चलिए हम बना लेते हैं, व्हाइट से बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये मैक्सिको देश है, ये यूएसए है, ये कनाडा है, ये अलास्का है, ये हडसन की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी, ये कैलिफोर्निया, आप जानते हो। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसी से कनेक्टेड है दूसरा कॉन्टिनेंट, दूसरा बना लेते हैं, येलो से बना लेते हैं, अलग अलग दिखे। इसी से कनेक्टेड है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। और चूंकि ये दोनों महाद्वीप हो गए हैं और अब हमको इनकी टक्कर करानी है महासागर से, तो हम यहां पर वाटर बॉडी भर देते हैं, ये पानी है।
दोस्तों आप जानते हैं कि ये कौन सी वाटर बॉडी है? इसका नाम है पैसिफिक ओशन। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर यही है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के वेस्टर्न पार्ट में, पश्चिमी भाग में है। ये इसका नाम है पैसिफिक। पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और प्रशांत महासागर। अब जरा ध्यान से देखिए कि यहां पर ये दो प्लेटें हैं। एक महासागर है, तो ये कौन सा प्लेट है? प्रशांत महासागर, यानी एक महासागरीय प्लेट। दूसरी है महाद्वीप, यानी अभी हम लेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। तो एक महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागर तो पूरे होगा। अगर हम महाद्वीप के बारे में बात करेंगे तो पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेकर चलेंगे। यानी एक महाद्वीप, एक महासागर की जब आपस में टक्कर होती है तो याद रखिएगा वलित पर्वत बनते हैं। हम यहां लिखे दे रहे हैं, क्या बनेगा? वलित, वलित पर्वत। वलित पर्वत या इसी का एक और नाम है मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत, इंग्लिश में इसी को हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। फोल्ड फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। यानी जब एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट, पहले नंबर पे महाद्वीप होगी और दूसरे नंबर पे महासागर वाली होगी, यानी महाद्वीप और महासागर की टक्कर को, महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इन दोनों की जब टक्कर होगी तो याद रखिएगा यहां पर एक माउंटेन का विकास होता है, एक पर्वत श्रेणी उभरती है जिसका विस्तार, ये है अलास्का। यहां पे ये अलास्का है। अलास्का पहले रशिया का पार्ट था, लेकिन वर्तमान समय में ये यूएसए का पार्ट है। और यूएसए के अलास्का से स्टार्ट होकर ये जो माउंटेन रेंज है ये मैक्सिको तक विस्तारित है। इसी को हम लोग कहते हैं रॉकी पर्वत। ये है रॉकी, रॉकीज माउंटेन, रॉकी पर्वत। यानी एक उदाहरण हो गया रॉकी पर्वत, ये एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का या मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत का। एक ही कलर से बनाया ताकि आप समझ जाओ कि ये इसका नाम वही है। ये कैसा है? वलित पर्वत है या मोड़दार है, ठीक है, या फोल्डेड है। अब दूसरे नंबर पर हम लेते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को। यानी जब एक महाद्वीपीय प्लेट दूसरे महासागरीय प्लेट से टकराती है तो क्या होता है? जब नॉर्थ अमेरिका प्रशांत महासागर प्लेट से टकराया तो बना रॉकी पर्वत। अब जब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पैसिफिक ओशन से टकराएगा तो यहां पर एक माउंटेन रेंज का विस्तार होता है। ये वाली पर्वत श्रेणी है और इस पर्वत श्रेणी का नाम है एंडीज माउंटेन। इसका नाम एंडीज, एंडीज पर्वत। ये एंडीज है, एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन या एंडीज पर्वत, ये एंडीज पर्वत है, ठीक है, एंडीज, एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत भी कैसा है? एंडीज पर्वत भी एक मोड़दार पर्वत है। यानी एक एग्जाम्पल ये हो गया और दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। ये दोनों एग्जाम्पल हो गए किसके? जब एक महासागरीय प्लेट दूसरी महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो क्या होता है। आप कंडीशन नंबर 2, दूसरी कंडीशन देखते हैं। जब दोनों ही प्लेटें महासागरीय हों, यानी एक महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट से टकराए, तो देखो लिख लेते हैं। यानी ओशनिक प्लेट वर्सेस ओशनिक प्लेट।
ओशनिक प्लेट वर्सेस ओशनिक प्लेट, यानी एक महासागरीय प्लेट की टक्कर दूसरी महासागरीय प्लेट से होती है तो क्या होता है, यहां पर जो संरचनाएं बनती हैं वो बनती हैं वॉल्केनिक आइलैंड की। क्या बनेगा, वॉल्केनिक आइलैंड। वॉल्केनिक आइलैंड को हिंदी में हम लोग ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। ज्वालामुखी द्वीप या वॉल्केनिक आइलैंड बनते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो इसका जो उदाहरण है जैसे अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, दूसरे एग्जाम्पल की हम लोग अगर बात करें तो इसी को हम लोग कह सकते हैं लक्षद्वीप। बहुत सारे हैं। ये हमारे एग्जाम्पल हैं वॉल्केनिक आइलैंड के। तो पहली कंडीशन थी जब एक ओशनिक प्लेट दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट की आपस में टक्कर हो। दूसरी कंडीशन है जब ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट की आपस में टक्कर हो। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। कौन सी, जब तीसरी कंडीशन है जब दोनों प्लेटें कॉन्टिनेंटल हो। कॉन्टिनेंटल प्लेट वर्सेस कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट वर्सेस कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी महाद्वीपीय प्लेट की जब टक्कर दूसरी महाद्वीपीय प्लेट के साथ होती है तो याद रखिएगा मोड़दार पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन बनते हैं। फोल्ड माउंटेन बनते हैं। हिंदी में हम कहेंगे वलित पर्वत। वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत बनते हैं। ठीक है। अब जब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें याद रखिएगा कि जो हमारा भारत है, भारत का भी जो दक्षिण वाला हिस्सा है जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, हमारा प्रायद्वीपीय भारत पहले अफ्रीका से कनेक्टेड था। ठीक है। और जब अफ्रीका से कनेक्टेड था, चूंकि हमारी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, इसीलिए धीरे धीरे शिफ्ट होते होते ऊपर शिफ्ट हो गया और हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होते होते जब ऊपर पहुंच गया, और ऊपर था यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट, और यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट जो बसा हुआ है, यूरोप कॉन्टिनेंट यूरोपियन प्लेट पर बसा है, जबकि एशिया कॉन्टिनेंट के नीचे एशियन प्लेट है। यूरोपियन प्लेट और एशियन प्लेट को अगर हम मिलाकर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये यूरेशियन प्लेट है। तो ऊपर नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट, नीचे इंडिया वाली प्लेट यानी इंडियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में जब हिट करती हैं तब भी फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत बनते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में याद रखिएगा हमारा अपना हिमालय है। हिमालय कैसा माउंटेन है? हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत एक मोड़दार पर्वत है या एक वलित पर्वत है। बात समझ में आई? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्लेटें होती हैं उनका तीन प्रकार से मूवमेंट होता है। दो प्रकार की प्लेटें होती है, एक महासागर वाली, एक महाद्वीप वाली, और दोनों ही प्लेटों की तीन प्रकार से टक्कर होती है। इनके तीन प्रकार से मार्जिन बनते हैं, उसमें से भी कंस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव और डिस्ट्रक्टिव मार्जिन होते हैं। जो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन होते हैं उसमें प्लेटों की आपस में टक्कर होती है। टक्कर भी तीन प्रकार से होती है, और तीन प्रकार में पहला, जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत बनते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि जब ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट यानी महासागर वाली प्लेट दूसरी महासागर वाली प्लेट से टकराती है तो ज्वालामुखी द्वीप बनते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड बनते हैं। और तीसरी कंडीशन जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है, यानी एक महाद्वीपीय प्लेट दूसरी महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो इनके टकराने पर भी मोड़दार पर्वत बनते हैं, और उदाहरण में हमारा हिमालय होगा। इतना हम लोग पढ़ चुके।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ने के पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी है, हमारी पृथ्वी कैसे बनी है। और जो हमारी पृथ्वी है, वो हमारी पृथ्वी बनने के पीछे रीजन है एक धूमकेतु का सूर्य से टक्कर हो जाना। यानी जो धूमकेतु था उसकी जब टक्कर सूरज से हो गई तो हमारा जो सूर्य था वो कई छोटे बड़े भागों में टूट कर बिखर गया। ठीक है। तो जो माना जाता है कि जो हमारे सौरमंडल के जो प्लैनेट्स हैं वो कहीं और से नहीं आए, वो सब सूर्य का हिस्सा थे। यानी सूर्य से टूटकर जो टुकड़े अलग हुए थे वही टुकड़े बाद में हमारे प्लैनेट्स बन गए जो हमारे सौरमंडल में है। यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सब क्या है? ये सब जो हैं ये सब उसी के टुकड़े हैं। और जो चंद्रमा बने वो भी टुकड़े हैं। यानी जो बड़े टुकड़े थे वो ग्रह बन गए, उनसे जो छोटे टुकड़े थे वो उपग्रह यानी मून बन गए, प्राकृतिक उपग्रह जिसको बढ़ा चुके हैं हम। और जो उनसे भी छोटे थे वो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड में बदल गए। और जो छोटे थे उनसे भी छोटे थे वो ग्रहों का मलबा बन गए, यानी जैसे एस्टेरॉइड्स कहते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ऐसे धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, चंद्रमा और ग्रह बने। ठीक है। तो जो हमारी पृथ्वी पर जो पृथ्वी क्या जो हमारा आप कह सकते हो कि सूर्य से जो बड़ा सा टुकड़ा अलग हुआ, एक टुकड़ा अलग हुआ, इसी का नाम दिया गया पैंजिया। पैंजिया, ये पैंजिया था। और जब पैंजिया अलग हुआ तो ये चूंकि सूर्य से अलग हुआ था इसीलिए बहुत ज्यादा गर्म था, बहुत गर्म था। और इतनी ज्यादा गर्मी थी कि यहां पर गर्मी के रिएक्शन यानी गैसों के आपस में अभिक्रिया हुई, रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब आपस में रिएक्शन हुआ तो उससे बना वाटर, पानी बना। और जो पानी वाला भाग बना उस पानी वाले भाग को हम कहते हैं पेंथालसा। देखिए ये वाला वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है। इसका नाम पड़ा पेंथालसा। पेंथालसा पेंजिया सॉलिड पार्ट था, पेंथालसा वाटर बॉडी थी। फिर क्या हुआ? युग बदला, समय बदला, पृथ्वी गर्म थी, धीरे धीरे पृथ्वी का ये टुकड़ा गर्म था, बहुत गर्म था, सूर्य से अलग हुआ था। धीरे धीरे ये ठंडा होना स्टार्ट हुआ, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा आकार था, अब बहुत बड़े आकार को ठंडा होने के लिए भी बहुत ज्यादा समय चाहिए। ठीक है। तो ये ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, एक युग आया और उस युग का नाम था कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस एज, एज कह सकते हैं या इरा कह सकते हैं। इरा माने होता है युग। कौन सा युग? कार्बोनीफेरस युग। और इस कार्बोनीफेरस युग में एक नया काम हुआ। क्या हुआ कि ये जो पैंजिया था ये दो भागों में टूट गया। एक भाग ये बना और दूसरा भाग ये बना रहे, ये दो भाग बन गए। एक भाग का नाम पड़ा अंगारा लैंड और जो दूसरा भाग था उसका नाम पड़ा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और जो वाटर बॉडी थी इसमें भी बीच में जो हिस्सा पड़ा वाटर बॉडी का, ये एक शैलो वाटर बॉडी थी, यानी ऐसे वाटर बॉडी जिसकी गहराई कम थी। और यहां पर एक समुद्र माना जाता है। इस समुद्र का नाम हम लिखे दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं टेथिस सी। टेथिस सी, टेथिस सागर, टेथिस सागर। और ये जो टेथिस सागर था, ये टेथिस सागर बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, यानी कम गहरा था, यानी शैलो वाटर था। और जो कम गहरे होते हैं उन्हीं को हम लोग उथला सागर या छिछला सागर कहते हैं। उथला या छिछला या कम गहरा या शैलो वाटर। तो ये एक शैलो वाटर था, नाम था टेथिस सागर, टेथिस सी।
अब दो प्लेटें हो गई और दो प्लेटों का मूवमेंट शुरू हुआ, दो प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से ये टेथिस सागर वाला पार्ट धीरे धीरे, जैसे दो प्लेटें आपस में टक्कर हो रही हो तो नीचे वाला जो मटेरियल होता है वो ऊपर धीरे धीरे उठने लगेगा। आप सोचो ये बहुत बड़ा एक समुद्र है, सागर है, समुद्र नहीं सागर है, और ये एक नाम है इसका टेथिस सागर, और कीचड़ ज्यादा है इसमें। तो क्या होगा, जब दो प्लेटों की आपस में टक्कर होगी तो ये कीचड़ ऊपर उठेगा। आप समतल पे मान के चलिए तो दो प्लेटें आपस में टक्कर करेंगी तो ये ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा तो कीचड़ उठता जाएगा तो जमता चला जाएगा, और जमता चला जाएगा तो एक पहाड़ बन जाएगा। वही पहाड़ आगे चलकर हिमालय पर्वत में कन्वर्ट हो गया। यानी आज हमारा जहां हिमालय पर्वत है वहां बहुत पहले टेथिस सागर नाम का एक सागर हुआ करता था, लेकिन आज संरचना बदल गई, वो एक हिमालय पर्वत में कन्वर्ट हो गया। प्लेटों की टक्कर अभी भी जारी है, इसीलिए हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि प्लेटों की बराबर टक्कर हो रही है। फिर क्या हुआ आगे, इसके क्या हुआ, अभी बहुत सारी कहानी है। फिर हुआ कि ये जो प्लेट थी, जब प्लेटें थी तो प्लेटें अलग अलग टक्कर होने लगी, और टक्कर होने के बाद एक समय ऐसा आया कि ये जो गोंडवाना लैंड वाली प्लेट थी, इस प्लेट में आपस में टूटन हो गई, यानी ये प्लेट फिर से विखंडित हुई कई भागों में। इसके टूटने से बना साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के साथ बना अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ इसके साउथ ईस्ट में है मेडागास्कर, मेडागास्कर, इसी में बना पेनिनसुला इंडिया, और इस पेनिनसुला इंडिया को दोस्तों हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, या इसी को दक्षिण भारत या साउथ इंडिया भी कहते हैं। तो चाहे पेनिनसुला इंडिया कहो चाहे साउथ इंडिया कहो, और क्या बना, इसी में ऑस्ट्रेलिया बना, और इसी में अंटार्कटिका बना, और साथ में बहुत सारे आइलैंड्स बने। फिर क्या हुआ, आइलैंड माने द्वीप बने। फिर क्या हुआ, इसके भी काफी समय के बाद, काफी समय के बाद यानी हजारों सालों के बाद एक दूसरे नंबर पे आया जब अंगारा लैंड भी ब्रेक हो गया। और जब अंगारा लैंड ब्रेक हुआ तो इसके ब्रेक होने से, टूटने से बना नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बना। इसी के टूटने से बना ग्रीनलैंड, इसी के टूटने से बना आइसलैंड, आइसलैंड, इसी के टूटने से बना यूरोप कॉन्टिनेंट, यानी यूके कह सकते हैं, ब्रिटेन कह सकते हैं, इंग्लैंड वाला पार्ट बना। और इसी में बना एशिया कॉन्टिनेंट, और इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी बने। आइलैंड्स का मतलब होता है द्वीप बने, द्वीप बने, बहुत सारे द्वीप हैं। तो ये टूटन हुई, ठीक है, यानी टूटने से, ब्रेक होने से, अंगारा लैंड के और गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने से ये सब बना। और धीरे धीरे पृथ्वी पर जब मोमेंट शुरू हुआ तो मोमेंट शुरू होने पर ये सब अलग अलग होते चले गए। इसी को एक वैज्ञानिक ने नाम दिया है, यानी एक थियरी दी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, जो कि बहुत फेमस थियरी है। और वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी थी उसको देने वाले का नाम था मिस्टर अल्फ्रेड वैगनर। उनका नाम है अल्फ्रेड वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर। और अल्फ्रेड वैगनर साहब ने दो थियरी दी। पहली थियरी दी, थियरी नंबर 1, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी।
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। कॉन्टिनेंट से बना है कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय, हिंदी में कहेंगे महाद्वीपीय। ड्रिफ्ट का मतलब होता है प्रवाह, प्रवाह यानी प्रवाहित हो जाना या विस्थापित हो जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान को विस्थापित हो जाना, यानी प्रवाह या विस्थापन। विस्थापन, विस्थापित ना लिखें, विस्थापन। प्रवाह या विस्थापन का सिद्धांत, थियरी माने सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। और इनकी जो दूसरी थियरी थी उस थियरी का नाम था, थियरी नंबर 2, जिग्सा फिट थियरी। जिग्सा फिट, जिग्सा फिट थियरी। दोस्तों जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। अब पहले हम बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की। दोस्तों जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, इस महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में अल्फ्रेड वेगनर साहब ने बताया कि चूंकि हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है और इसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो 1675 किलोमीटर पर आवर है, यानी एक घंटे में 1675 किलोमीटर हमारी पृथ्वी घूम जाती है। इसी को हम कहते हैं घूर्णन, या इसी को हम कहते हैं परिभ्रमण। परिभ्रमण यानी परिभ्रमण काल, ठीक, या घूर्णन का, घूर्णन गति, या जब चूंकि हमारी पृथ्वी घूमती है इसी के घूमने से दिन और रात होते हैं, इसीलिए हम इसको दैनिक गति भी कह सकते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर ने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दी, इस थियरी के अनुसार इन्होंने बताया कि हर एक कॉन्टिनेंट और आइलैंड आपस में पृथ्वी के घूमने की वजह से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो इसी में इन्होंने उदाहरण दिया कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट में यहां पर मेडागास्कर है, और इन्होंने कहा कि यहीं पर साउथ इंडिया भी था, जिसको पेनिनसुला इंडिया कहते हो, प्रायद्वीपीय भारत कहते हो, और ये सब आपस में मिला हुआ हिस्सा था। मतलब ये वाला जो हिस्सा है, इसका ये वाला हिस्सा इससे मिला था, और ये वाला जो हिस्सा है ये इससे मिला था, मतलब सब पास पास थे। जब पास पास होंगे तो यहां से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो पहले मकर रेखा गुजरती थी, लेकिन हमारा इंडिया नॉर्थ में शिफ्ट हो रहा है और ईस्ट में शिफ्ट हो रहा है। देखो एरो, देखो हमने नॉर्थ वाला एरो छोटा बनाया है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरो हमने बड़ा बनाया है, यानी हमारा इंडिया पहले मिला था और मिलने के बाद धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। अभी यहां था, शिफ्ट होते होते ऐसे शिफ्ट हो रहा है, यानी ये शिफ्ट होता जाएगा, और जब शिफ्ट होता जाएगा तो आज यहां है, और जब शिफ्ट होगा और यहां से पास होती है मकर रेखा, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारा इंडिया यहां पहुंच जाएगा, और आज वही समय है जब हमारा इंडिया कर्क रेखा पर पहुंच गया। यह है कर्क रेखा, कर्क रेखा, और यह है मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो पहले मकर रेखा पर था, लेकिन शिफ्ट नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट हो रहा है, तो अब हमारा भारत जो है कर्क रेखा पर पहुंच गया है। आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को अल्फ्रेड वेगनर ने नाम दिया महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह का सिद्धांत, यानी एक दूसरे से विस्थापित हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं या प्रवाहित हो रहे हैं। जैसे नदी में कहते हैं पुष्प प्रवाहित कर दो, अस्थियां प्रवाहित कर दो, यानी एक दूसरे से दूर चले जाएं, ठीक है। तो यहां पर प्रवाह क्या हो रहा है, विस्थापित क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट और आइलैंड प्रवाहित हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। तो जब ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो रहा है अर्थ के रोटेशन की वजह से, यानी हमारी पृथ्वी अगर रोटेट ना करती तो शायद ये प्रक्रिया भी कभी ना होती। तो ये कंडीशन है, आप इस कंडीशन को आप समझिए, सॉरी। तो यहां पर क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक हो गई, यानी एक दूसरे से दूर चले गए। अब इनकी जो दूसरी थियरी है जिग्सा फिट थियरी, इस थियरी में इन्होंने कहा गया कि जब पृथ्वी के रोटेशन की वजह से सब दूर दूर चले गए, अगर उन सभी को आपस में एक पास लाया जाए तो वो सब आपस में मिक्स हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। इसी को कहा गया जिग्सा फिट थियरी। फिट हो जाएंगे मतलब फिक्स हो जाएंगे, लगभग हमारी अर्थ फिर से
गोलाकार बन जाएगी, जैसे पहले थी वैसे ही बन जाएगी। क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है, जरा आप ध्यान देखो, ये अफ्रीका का ये वाला हिस्सा है। और अगर हम बात करें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखो हम बना रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। यानी ये वाला हिस्सा अगर हम यहां से उठाएं और यहां पर लगा दें, ऐसे सेट कर दें, तो ये कहीं ना कहीं आपस में फिट हो जाएगा, ये दोनों आपस में फिट हो जाएंगे। ऐसे ही हर एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से या आइलैंड से फिट हो रहा है, इसी को नाम दिया गया जिग्सा फिट थियरी। यानी सब आपस में एक दूसरे से फिट हो जाते हैं। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा सेशन आपको। तो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।